जेआरएफ, नेट और नॉट क्वालिफाइड, इसमें एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर रोल प्ले करता है पेपर वन। पेपर वन हमें लगता ये है कि बहुत आसान है, आराम से कर लेंगे, 5 दिन में पढ़ लिया हो जाएगा, और हो भी जाता है। क्या होता है, आपके 100 में से 50 नंबर आए, 100 में से 50 नंबर, कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे आप? नहीं। अगर आप मान के चलो, जो एक बेसिक सा आपका चलता है कि 300 नंबर का यूजीसी पेपर है, उसमें से लगभग आपकी 200 नंबर कट ऑफ जा रही है। 200 नंबर कट ऑफ जा रही है, इसमें से अगर आप पेपर वन में ओनली 50 नंबर ले पाए, यहाँ पे तो आपको 150 स्कोर करना पड़ रहा है। यहाँ पे तो आप ओनली 50% स्कोर कर रहे हो, और यहाँ पे आप कर रहे हो 75%। ठीक है। और पेपर टू, सीरियसली सिलेबस भी ज़्यादा, आपको आपके फील्ड की थोड़ी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। तो 75 थोड़ा ना आसान नंबर है, इतना मुश्किल भी नहीं है, बट थोड़ा सा टेकेबल मुश्किल हो जाता है इसके रिस्पेक्ट में। तो अगर आप इसी को 50 से अगर 70 और 70 से 80 पहुंचा लो, तो यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, 120-30 नंबर लेने होंगे। 120-30 नंबर लेने पेपर टू में कोई बड़ी बात नहीं है, बट 150 नंबर लेने बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो आपको ना साथ में जो आप एक माइंड में रखते हो ना कि 5 दिन में हो जाना है यार, कुछ नहीं है, पेपर वन ही तो है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आप, खासकर कई सारे लोग हैं, वो कई सारी यूनिट ही स्किप कर देते हैं, जैसे यार मैथ नहीं होना, यार मैथ तो होना ही नहीं है, डी आई हो गया तो हो गया, नहीं तो चल छोड़ो। फिर आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट है, छठी यूनिट, उसको आप छोड़ देते हो कि भाई इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसमें आपको मोड एंड फिगर निकालने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आप छोड़ देते हो। भाई इतना मुश्किल नहीं है, आप चाहो तो आराम से कर सकते हो। अगर आपने जो 100% टाइम आप अपना लगा रहे हो ना, 100% में से आपका 80% टाइम अगर आप पेपर टू में लगा रहे हो, और ओनली 20% टाइम आपने पेपर वन में लगा लिया ना, तो आपकी ना बहुत सारी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जानी है। जो आप क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे, तो ये है कि आप क्वालिफाइड कर लोगे। जो आपका 10-20 नंबर का गैप रहता है, फिर आप नेट पे अटके पड़े हो, आप जेआरएफ नहीं कर पा रहे, वो बड़ा गैप क्लियर कर लेना। किसकी वजह से? पेपर वन की वजह से। आप ना ये सोचते हो पेपर वन में, पेपर वन तो चलो ठीक है यार, पेपर टू की कमी रह गई मेरी, जो मेरे 120 नंबर आए या 100 नंबर आए, इसको मैं 140-50 पे लेके जाऊंगा, 140-50 पे, जो कि बहुत टफ टास्क है। अगर उतनी ही मेहनत, उसका पांचवा हिस्सा भी मेहनत अगर आप पेपर वन में कर लोगे ना, तो हो जाना। अभी एक चीज़ देखो, अभी हम नॉर्मल जो भी इसके फीचर्स है वो डिस्कस करने वाले हैं आराम से। तो देखो, नॉर्मल सी बात है यार, आप इतने समझदार होंगे कि देखो इसमें ना सिंपल सी बात है, ये यूजीसी नेट की पीडीएफ कॉपी है जो सिलेबस की, एटलीस्ट आपके पास 5-7 कॉपी होनी चाहिए, जिसमें आप अपना ट्रैक रख सको कि मैंने कितना कर लिया और कितना मेरा रहता है। ठीक है। इसमें देखो आप यार, पेपर वन जर्नल पेपर बोल रखा है, जर्नल पेपर इन ए सेंस कि सब ब्रांचेज के लिए रहने वाला है, और सबके लिए कुछ ना कुछ कॉमन पेपर रखा है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना। बस लॉजिक ये है कि आपके ना इतनी इस पैरामीटर पे तो नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। और जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग बोले तो आपको पढ़ाई के रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आपको क्या करनी है, पढ़ाई तो करवानी है ना, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कैसे इंटरेक्शन होनी है, कैसे पढ़ाई करवानी है, कैसे आगे सारी चीज़ें चलेगी। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, अगर आप जेआरएफ बन रहे हो तो आपको क्या करना है, रिसर्च ही तो करनी है, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने चैट जीपीटी खोली, वहीं से अपना मटेरियल उठा रहे हो या कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर लिया। तो भैया आपके रिसर्च एथिक्स भी होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, एटिकेट्स वगैरह सब कुछ फॉलो करना होता है। इस चीज़ के ऊपर ये अपना पेपर वन है। इस चीज़ को आप ना कितना ही घुमा लो, कितना ही फिरा लो, कितना ही कुछ बोलो, बस अगर इन्हें नट सेल बोले तो ये कॉमन सेंस का पेपर है। कॉमन सेंस प्लस थोड़ी सी प्रायर नॉलेज। तो आपको क्या करना, हल्की सी काम कर लेना है। 80% का टाइम आप अपना किसको दो, पेपर टू को दो, देर इज नो डाउट अबाउट। बट 20% एटलीस्ट टाइम अपना पेपर वन को भी दो। ठीक है, पेपर वन भी क्या है यार, 100 नंबर तो ये भी लेके चलता है। ठीक है, 100 नंबर पे भी तो फोकस करो ना, 200 के ही ऊपर रह गए तो 200 में से 200 तो आने नहीं है। ठीक है ना। तो अभी हम एक एक चीज करके डिस्कस करते हैं, थोड़ी स्पीड में करेंगे। ठीक है। देखो, इसमें ना पेपर में साफ साफ मेंशन कर रखा है कि क्या बेसिक रहने वाला है। ठीक है। अगर आपने ये पढ़ लिया ना,
आपका आधी समस्या खत्म हो जानी है पेपर वन को लेके। देखो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एसेस करना है, देखना है कि टीचिंग और रिसर्च कैपेबिलिटी है या नहीं। जो भी आप कैंडिडेट हो उसमें रिसर्च और टीचिंग कैपेबिलिटी है या नहीं है। और उसको क्या बोलते हैं कि भैया आपकी ना कॉग्निटिव एबिलिटीज होनी चाहिए, मतलब सोचने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें क्या हो कि आप एसेस कर पाओ, एसेस कर पाओ, इवोल्यूशन कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ जो भी समस्या है, जो भी आपके सामने जो भी गिवन सर्कमस्टांसेज है उसको आप कर पा रहे हो, यानी आप सोच पा रहे हो, आगे उसको मैन्यूअर कर पा रहे हो। यानी ये चीज़ें क्या है, ये है पेपर वन में। आप अल्टीमेट करना क्या, आपको यही तो चीज़ें फेस करनी है। रिसर्च आप कर रहे हो, जरूरी थोड़ी ना कि सीधा ही एकदम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। सो एक्सपेरिमेंट फेल होते फिर जाके आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको जो ये चीज़ें है ना, ये कौन फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा ये पेपर वन। तो ये हमने बना रखी है इसकी पीपीटी स्लाइड टाइप में, एक एक पॉइंट पे आराम से फोकस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी इस पे, ठीक है। तो ये अपना यूजीसी नेट का सिलेबस है, और जर्नल पेपर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो भी अभी आपको बता ही दिया है, समझा ही दिया है। उसके बाद अभी मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ इसमें। आई थिंक आपने जो पहले वाली वीडियो देख ली होगी तो उसमें पता ही होगा। पेपर वन है ना, पेपर वन 100 नंबर का है, ठीक है। उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने नंबर के, 2 नंबर के, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 10 यूनिट है। 10 यूनिट है, 50 क्वेश्चन है, मतलब हर यूनिट के साथ एक यूनिट, हर यूनिट के साथ 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और 5 क्वेश्चन बोले तो 10 नंबर, ठीक है। और टोटल 100 नंबर। तो ये आपका बेसिक बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, जो ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद अभी हम एक एक चीज़ को देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या देखने वाले हैं, बस इतना ध्यान रखो कि जो टीचिंग का आप करवा सकते हो या नहीं करवा सकते, उसकी आपको बारीकियाँ पता है या नहीं पता, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बच्चों, जैसे नॉर्मली होता है ना कि किताब पढ़ी और निकल लिए, बच्चे ने डाउट पूछा तो बोल दिया कि यार पागल है क्या, समझ में नहीं आता क्या। भाई ये टीचिंग नहीं होती। टीचिंग है एक 80% वाले को 90% तक लेके जाना, कोई टीचर की बड़ी वो नहीं है उपलब्धि। बट एक 40% वाले को 80% तक पहुंचाना, या इवन 60% तक भी पहुंचाना, वो उपलब्धि है। उस चीज़ को टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, कि आप वो वाली एक जो एक होता है ना भाईचारा, या एक आपका लगाव, या एक टीचिंग की बिल्कुल वैल्यू समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे, वो जो कोर चीज़ है आज जो हो रही है ना, वो टीचिंग नहीं है। ये धंधा है, बिजनेस है। बट एक टीचिंग जो है, जो एक बहुत नोबल प्रोफेशन बोलते हैं ना, था ना, उस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि भैया अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जस्ट आप ये मान के चलो, अगर आप बच्चे की क्योरी अच्छे से नहीं सुन रहे, बच्चे की जो क्योरी है तो उसका आप जवाब क्या दोगे। तो एक टीचर मस्ट बी ए गुड लिसनर। उसको फिर आप सोचो, फिर उसको उसी की लैंग्वेज में जवाब दो जिसमें वो समझ पाए। ऐसे ना हो कि आपने नोबल प्राइज़ जीतने वाली लैंग्वेज में आपने जवाब दे दिया और बच्चे के ऊपर से गया सब कुछ। तो आपको वैसे समझाना है कि वो बच्चा आराम से समझ पाए, सिंप्लीफाइड। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये है भैया टीचिंग एप्टीट्यूड में। नॉर्मल सी चीज़ है, क्या-क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे, क्या उनके जो बच्चे हैं, एक 2 साल का बच्चा उसके अलग करैक्टर है सीखने के, 15 साल के बच्चे के अलग है, और 35 साल के बच्चे के अलग है, ठीक है। तो वो क्या है, फिर उनके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वगैरह उनके ऊपर बात करनी है। फिर आपको टीचिंग के टाइप के ऊपर डिपेंड करना है। फॉर एग्जांपल अभी हम जो कर रही है ऑनलाइन टीचिंग है, इसमें मैं आपको अलग टाइप से पढ़ा सकता हूँ। इसमें बेसिक रूल है कि मेरे को आपको लगातार कैमरे में देखता रहना है। अगर मैं कैमरे में देख रहा हूँ तो आपका भी इंगेजमेंट बनेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं साइड इधर या उधर देखने लग जाऊँ तो कनेक्शन थोड़ी ना बन पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आप आई कॉन्टैक्ट है वो बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे ही जब आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो तो आपकी प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप नहा के ही ना आओ क्लास में। मतलब एक होता है ना, आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपको ग्रूमिंग वगैरह अच्छे से। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है? तो उसके बाद हमें क्या देखना होता है कि जो मेथड्स है टीचिंग के, ऑनलाइन, ऑफलाइन जो भी अभी बताया, कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है वो देखने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद जो वही है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। पहले क्या होता था, पहले के ज़मानों में पेड़ों के नीचे बैठ के लोग पढ़ते थे। फिर ब्लैक बोर्ड का ज़माना आया, फिर व्हाइट बोर्ड का ज़माना आया, अभी ये डिजिटल बोर्ड का ज़माना आ रखा है। ये क्या है, जो टीचिंग करने में हेल्प कर रही है चीज़ें वो। आगे जाके अभी अभी भी हो रहा मोमेंट पे एनिमेशन से पढ़ रहे हैं लोग,
कि उससे विजुअलाइजेशन अच्छी हो जा रही है, ठीक है। फिर आपको जो चेक करनी होती है चीज़ें, चेक करनी होती है, फॉर एग्जांपल कोई रिजल्ट आया, तो उसको आप कैसे पब्लिश कर रहे हो। एक तो आप, एक ना थ्री इडियट्स है उसमें बोलते हैं ना कि सर ये मेंटल प्रेशर के लिए कोई कुकर नहीं बनाया, तो जो वायरस होता है डायरेक्टर वो बोलता है क्या यार मैं अभी हर बच्चे के पास जाऊं कि आपका फेल हो गए, आप इस सब्जेक्ट में अटक गए। तो ऐसी चीज़ें तो आपको कैसे इवेल्यूएट करना है, फिर कैसे उसको कंप्रीहेंड करके आपको बताना है लोगों को, ये वाली चीज़ें इस पे होने वाली है, ठीक है। ये था अपने यूनिट वन, ऑफ कोर्स 5 नंबर की है। और जब आप सी टेट वगैरह एच टेट वगैरह की तैयारी करते हो, या मतलब कोई भी टीचिंग की बीएड वगैरह करते हो, तो ये चीज़ें आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। उतनी डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, बट नॉर्मल हमें आइडिया होना चाहिए। फिर कॉमन सेंस यूज करके आप अपना काम चला लोगे। उसके बाद है रिसर्च एप्टीट्यूड। मैं इस वीडियो को थोड़ा जल्दबाजी 15 20 25 मिनट की हो जाए ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर 4 घंटे भी बात हो जाए तो वो भी कम है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करवा रहा हूँ। बट इंडिविजुअल यूनिट पे आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर भी इन नियर फ्यूचर हम हर एक यूनिट पे अलग अलग वीडियो वहाँ पे भी पोस्ट कर देंगे, ठीक है। कि उसमें बारीकी के साथ पूरा एक एक टॉपिक के ऊपर हम आराम से बात करेंगे, ठीक है। अभी दूसरी यूनिट हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या है भैया, रिसर्च होती ही क्या है, रिसर्च के बेसिक मायने क्या है। आपका अगर आप रिसर्च करने जा रहे हो तो आपकी बेसिक नीड क्या है। ऐसा ना हो कि अगर आप एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप ये नहीं पढ़ते और आप डायरेक्ट जाके अपने गाइड के पास जाके बोलते हो कि सर मेरी रिसर्च करवा दो, वो आपको कुछ समझा ही ना पाए। वो बोले कि हाइपोथेसिस कर लो आप क्रिएट, और आपको पता ही ना हो कि हाइपोथेसिस क्या होती है। नल और वो तो छोड़ो, अगर आपको नॉर्मल सा भी आइडिया ना हो तो कैसे काम चलेगा। आपका 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, 5 साल की पीएचडी वो 7 8 साल में होगी। तो इसलिए एक ना स्टैंडर्ड बना के रखा है कि बच्चे को इतना तो एटलीस्ट पता हो, ठीक है ना। तो आपका ये बेसिक के लिए है कि भैया रिसर्च का मतलब क्या है, उसके टाइप्स क्या है, करेक्टर्स क्या है, ये पोटी मतलब एक एक चीज़ के ऊपर हमने वो चीज़ बोली है, ठीक है। फिर मेथड्स क्या है, एक तो एक्सपेरिमेंटल हो कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और एक क्या हो कि भैया आप रिसर्च कंटेंट पढ़ रहे हो, उससे कुछ ना कुछ पहले ही कुछ चीज़ थी उसको आगे आपने इलेबोरेट कर दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर एक एक चीज़ है कि रिसर्च का स्टेप्स क्या है। रिसर्च के मतलब ऐसा तो होगा नहीं एकदम हम सब कुछ कर देंगे। पहले आपको थीसिस सिनॉप्सिस है, फिर आप उस आइडिया पे काम करने वाले हो, फिर आपके रिजल्ट लास्ट में थीसिस, फिर डिफेंड, ये सब कुछ चीज़ है ना, एक एक 8 10 स्टेप होती है, वो आपको एक एक चीज़ बारीकी में पता होना चाहिए। ज़्यादा बारीकी में नहीं, बट मोटा मोटा आइडिया हो, मोर देन सफिशियंट है। फिर है जो आपकी थीसिस है, वो आपको लिखनी कैसे होती है। इनके भी एक स्टाइल है, ऐसा ना हो कि मैं अभी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहा हूँ भाई, दूसरा कोई पढ़ेगा उसको भी तो समझ में आनी चाहिए ना। तो एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा वो वाली चीज़ है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, रिसर्च एथिक्स, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला भी था। रिसर्च में ऐसा नहीं है कि आप चोरी करने लग रहे हो और कुछ डाटा मैनिपुलेट करने लग रहे हो, कुछ फेक कहीं से भी बनवा ली थीसिस, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक है आईसीटी, आईसीटी आपकी यूनिट भी है यूनिट नंबर 8, वो वाली चीज़ें यहाँ पे है, तो ये इंटरकनेक्ट भी होने वाली है। तो ये था अपना रिसर्च के लिए यूनिट 2। अभी हम बात करने वाले हैं थर्ड यूनिट की। आई थिंक ये यूनिट किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना वही है, इसकी प्रैक्टिस है, वही चीज़ें है। इसमें हल्का फुल्का आपको करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल थीम ऑफ द पैसेज, वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अदरवाइज नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना आंसर देना। इसमें भी दो चीज़ होती है करने के तरीके। एक तो आप पैसेज पढ़ो फिर आंसर मतलब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। एक क्या हो कि क्वेश्चन पढ़ लो फिर पैसेज पढ़ो फिर उसके आंसर दो। ये दो अप्रोच होती है, किसी में भी एक अप्रोच पकड़ लो, कोई भी एक अप्रोच, और उसी में प्रैक्टिस करते रहो। 20 30 भी आपने रीडिंग कंप्रीहेंशन पैसेज कर दिए तो आपका आराम से ये चीज़ हो जानी है। इसके जो 5 क्वेश्चन है, मतलब बोले तो 10 नंबर, ये कटने नहीं चाहिए, ठीक है, ये कटने नहीं चाहिए। उसके बाद है हमारी चौथी यूनिट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, जो हम बात कर रहे हैं यही तो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, 4 लोग बोल रहे हैं, मैं आप कोई बात समझ पाओगे, बट वही 4 लोग अपनी बारी बारी बोलें तो आप समझ पाओगे। बस यही चीज़ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या होता है कि मेरे जो दिमाग में चीज़ें चल रही है, मेरे दिमाग में जो चीज़ है या जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो सामने वाले तक पहुँचाना कम्युनिकेशन है। उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, क्या पता मैं साइन लैंग्वेज से बता दूँ, क्या पता मैं इंग्लिश में बता दूँ, क्या पता मैं हिंदी में बता दूँ, क्या पता मैं तमिल में बता दूँ, क्या पता मैं लैटिन में बता दूँ, कुछ भी हो। बट कहने की बात है कम्युनिकेशन ये है कि जो मेरा दिमाग में जो चीज़ें आइडिया है, थॉट्स है, वो दूसरे तक पहुँचा देना, ये अपना क्या है, कम्युनिकेशन है।
उसके फिर नॉर्मल सी चीज़ें, इसके मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसका ये क्या है, इसका वो क्या है। बेसिक आप इतना समझ लो कम्युनिकेशन है, वो बातचीत कैसे करनी होती है, वो आपका चलता है, ठीक है। उसके बाद एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, उसमें बैरियर क्या आने वाले हैं कि बात तो हम अच्छी कर सकते हैं बट यार बाहर ज़्यादा शोर हो रहा है, इस वजह से मेरे को सुन नहीं रहा। ये भी तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेशन में पढ़ने वाले हैं। पांचवा, हाँ, ये वाला ये है कि कई सारे बच्चों का है ये डाउट रहता है, सर और सब चीज़ तो ठीक है बट ये ना 5वीं 6वीं और 7वीं यूनिट तो हमसे होनी ही नहीं है। भाई बंधु, बस इतना सोचो, अगर आप एक क्लास में जा रहे हो, एक दुकान पे जा रहे हो, मान के चलो, और वहाँ पे अगर आप हिसाब किताब ठीक कर लेते हो ना, हिसाब किताब कि अगर आपका 80 रुपये का बिल हुआ और आपने 200 रुपये का नोट दे दिया तो आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे? 120। अगर आपने इतना काउंट कर लिया ना तो आप ये यूनिट भी आराम से कर सकते हो। वहम नहीं बैठाना कि मैं नहीं कर सकता। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप अपने हथियार डाल देते हो। अगर आपने हथियार डाल दिए, ये लड़ाई क्या, कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे। तो एटलीस्ट एक तो इसको ना पोस्टपोन मत करना कि मैं ना इसको लास्ट टाइम पे करूँगा, नहीं भाई, आपको इसी मोमेंट पे करनी है और जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास चॉकलेट है और मेंढक है और आपकी मजबूरी है दोनों खाने हैं, तो सबसे पहले क्या खाओगे आप? आपके पास चॉकलेट है और मेंढक है, तो आपको दोनों चीज़ खानी पड़ेगी, मजबूरी है आपकी। तो पहले क्या खाओगे? अगर कॉमन सेंस है ना तो आप पहले मेंढक खाओगे और फिर चॉकलेट खाओगे। बाद में चॉकलेट खाने का क्या फ़ायदा होगा? जो घटिया हमारे जो इफ़ेक्ट है मेंढक खाने का, वो ख़त्म हो जाएगा और हम चॉकलेट को याद रखेंगे। यही चीज़ होती है जब आप मुश्किल चीज़ें पहले कर लेते हो ना, तो बाद में जो चीज़ें आपको आती है वो आसान है और आप कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ बिल्डअप हो जाता है। अल्टीमेट खेल तो कॉन्फिडेंस का ही होने वाला है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर सकता, बस ये है कि थोड़ा जल्दी कर लेना। जो आप बिल्कुल लास्ट में जाके करने की सोचते हो तब नहीं हो पाता, तब सत्तर प्रेशर होते हैं और जस्ट इसको पहले कर लेना। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। ये बिल्कुल आसान है, टाइप्स ऑफ रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन नहीं आते, हल्का फुल्का कभी कभार साल मतलब 5-6 साल में कुछ आ गया तो आ गया, ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज का भी आपका कॉन्सेप्ट होता है कि आप ना गिनती लिखना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 ऐसे यहाँ 10 तक, और 11 12 20 तक, ऐसे लेते 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 91 से 100 तक। सॉरी सॉरी, हाँ, यहाँ ये 100 तक, ठीक है। अगर आप इतना कर पा रहे हो, अब इसको बार बार करोगे तब भी आप ये नंबर सीरीज वगैरह, लेटर सीरीज वगैरह ये आप कर सकते हो। ये मैं आराम से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये टैकल करना होता है। ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको महारथी बना दूंगा, बट इतना जरूर करवा दूंगा कि आप अपना आराम से ये पेपर कर पाओ, ठीक है। इसके पेपर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो कर पाओ, ठीक है। वही चीज़ है बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी ज़्यादा कुछ आने नहीं वाला। और हल्का फुल्का जो 10th क्लास तक का मैथ है ना वही आने वाला है। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, काफ़ी हेल्प रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद है छठा, ये थोड़ा सबसे लेंथी यूनिट ये है, और इसमें दिमाग भी लगता है और आपके लॉजिक भी लगते हैं, ठीक है। आपको रट्टाफिकेशन भी लगेगा, दिमाग भी लगेगा और लॉजिक भी लगेंगे, आपको मैथ टाइप की भी फीलिंग आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ये है, इस पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना होता है और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये है। तो अगर सारी चीज़ें ना भी हो पाए तो एटलीस्ट ये मान के चलना कि 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन तो जो भी हमारी यूनिट है ना, 5वीं, छठी और 7वीं, ये आप इतने तो अटेंड कर लो। अगर आपने 5 में से 3 भी कर लिया ना तो 15 में से 9 हो गए। 15 में से 9 मतलब 60%, आप लगभग 95% बच्चों से ऊपर स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो आपको इतना करना है। थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ये हल्का-फुल्का जो आपको बार-बार काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस पे दिमाग लगाना है, इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा तभी आपको हेल्प होगी। इसको मैं ज़्यादा खींच दिया तो ना तो ये वीडियो का पर्पज़ सोल्व हो पाएगा, ना इसका सोल्व हो पाएगा, ठीक है? इसके ऊपर मैं जल्दी ही आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो
बना दूँगा, 15-20 मिनट का होगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसमें फिर क्या होता है कि जैसे इसी यूनिट का पार्ट है प्रमाण। प्रमाण अभी आपको आग लगी है तो आपको कैसे पता चल जाता है? यार धुआँ उठ रहा है तो हमें प समझ में आ जाएगा कि भैया ये अपना आग लगी हुई है। ऐसी ही चीज़ें हैं, अभी मैं बोलूँ अगर चाँद सा रोशन चेहरा, यार चाँद जैसा चेहरा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। बस वो क्या कहना चाह रहा है कि इतना खूबसूरत, ठीक है? ईद का चाँद माना जाता है कि बहुत खूबसूरत होता है, तो यार तू तो इतने दिनों में आया, तू तो मिलता ही नहीं कभी, तू तो ईद का चाँद हो रखा है। ईद तो कभी-कभी आती है ना साल में, तो इस वजह से ये होता है कि आप जस्ट मतलब कंपैरिज़न कर देते हो। उसको ही क्या बोला गया है, उपमा बोला गया है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो बहुत आसान है, बट इस पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? फिर अगला है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको ग्राफ, चार्ट्स वगैरह दे रखे होंगे, तब आएँगे आपको। तो इसके लिए आपको बेसिक बनाना पड़ता है, जो आपकी 5th यूनिट है, मैथमेटिक्स, एबिलिटी एंड रीज़निंग। वहाँ से आपको बेसिक बनाना पड़ेगा, अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बोलूँ, बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, इनके अगर आपने 5-5 एग्ज़ाम्पल भी ले लिए ना, 5 एग्ज़ाम्पल आपने पीवाईक्यूज़ से उठा लिए, तो आपके ये सारा लफड़ा सोल्व हो जाना, ठीक है? तो इतना करो, उसके बाद ऊपर वाले से हाथ जोड़ लो कि जो मैं करके आए हूँ या जो करके किया है मैंने वही आ जाए, ठीक है? तो ये है अपना डीआई। उसके बाद आता है आईसीटी। आईसीटी बोले तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कहने की बात है, इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। इतना भी आसान क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंटर कौन-सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, और ईमेल वगैरह की फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ लेता है। पीडीएफ की क्या फुल फॉर्म है, डीवीडी की क्या फुल फॉर्म है, ये चीज़ें भी पूछ लेता है। लास्ट में उसका जो है आपकी आईसीटी एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस बोलते हैं कि सरकार कैसे काम करती है, कैसे अच्छे ढंग से अपने जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, वो कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव हो गई, और इवन लेजिस्लेटिव भी ये इसमें आ जाती है, ठीक है? तो उसमें गवर्नेंस वगैरह की भी वो चीज़ होती है। फिर डिजिटल इनिशिएटिव है। ये अगर हम यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ने वाले हैं, स्वयं प्रभा, और जो हमारे टीवी चैनल्स हैं वो स्वयं वगैरह, वो सब वहाँ पे भी पढ़ने वाले और यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं, तो मतलब ये डुप्लीकेट टॉपिक हो गया। उसके बाद अपना आईसीटी की यहाँ पे गवर्नेंस में पूछ लिया, जब अब अगर आपको ध्यान हो तो आईसीटी एंड रिसर्च भी अपना इसमें पूछ रखा। आईसीटी एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, ये करके सेकंड यूनिट में भी टॉपिक है, तो वहाँ पे भी काम आ जाना। तो बेसिक आपको यहाँ से समझ लेना है, अप्लाई आपको वहाँ कर देना है, ठीक है? अगली यूनिट देखते हैं। अभी अगली यूनिट हमारी है पीपल डेवलपमेंट वाली, और इन्वायरमेंट। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इसमें क्या है देखो, ये यूनिट डालने का पर्पज़ क्या है कि आपको ना अच्छा इंसान भी बनना है। एक अच्छा टीचर होने के साथ-साथ, एक अच्छा रिसर्चर होने के साथ-साथ, एक अच्छा इंसान भी बनना है, और आपको ना अपने चारों तरफ की सच्चाई पता होनी चाहिए। इसलिए ये यूनिट भी डाल डाल रखी है। तो इसमें हम ना बेसिक पढ़ने वाले हैं कि भैया कि डेवलपमेंट है और एनवायरनमेंट है, इसका क्या सीन है कि भैया एनवायरनमेंट को हम ज़्यादा फ़ोकस दें या डेवलपमेंट को ज़्यादा दें, और अपना एनवायरनमेंट जो हो रही है चीज़ें, वो क्यों मायने रखती हैं हमारे लिए, ये चीज़ें पढ़ने वाले। फिर क्या है कि जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एनवायरनमेंट नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, ये जो नॉर्मल पॉल्यूशन है, इनका ये क्या है, इनके रीज़न क्या है और इनका सॉल्यूशन क्या है, ये चीज़ें पढ़ने वाले। फिर पढ़ने वाले कि इसमें ना जो स्टेप ले रखी है गवर्नमेंट ने या अपनी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने, वो क्या-क्या है, ठीक है? तो ये हम नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसमें, जो कि हम आराम से कर लेंगे, ठीक है? और इसी का ये सेकंड पार्ट है जो है। ये जो गवर्नमेंट ने एक्शन ले रखी है वो चीज़ें हैं। अ, और इंडियन गवर्नमेंट का फॉर एग्जांपल 2016 में 1 जनवरी 2016 में प्लान आया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस के साथ मिलकर उन्होंने बनाई थी, गुड़गांव में हेडक्वार्टर है। ये चीज़ें हमें एक-एक चीज़ देखनी है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? किस-किस के साथ बनाई थी? कब बनाई थी? ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पूछ लेंगे कि भैया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है, बट आपको पता सब कुछ होना चाहिए।
अभी हमारे आ जाती है लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या है, देखो आप टीचिंग लाइन में जाओगे तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि पुराने टाइम से और आज तक क्या क्या डिफरेंस है, कैसे हमने इवोल्व की है सिचुएशंस, और आगे कैसे चलने वाली है। ठीक है, आइडिया हो जाएगा। आपकी हिस्ट्री तो आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है ना, कि आपने हिस्ट्री में ऐसे ऐसे होता आया है तो फ्यूचर में कैसे होने वाला है। फिर जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है वो भी हम देखने वाले हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव बोले तो आप ये देखने वाले हो कि जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कैसे काम करती है। अभी जो 2020 में आई थी उसमें क्या क्या हो गया, उसमें एमफिल हटा दिए फॉर एग्जांपल, मान के चलो आप, मान के क्या चलो हटा ही दी है। तो वो क्यों हटा दी है, पीएचडी का कितना क्या स्कोप कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूजीसी ने बोल रखा था कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे तो उनके पास पीएचडी होनी कंपलसरी है, बट अभी अभी रिसेंटली हटा दिया उन्होंने ये क्लोज। तो ये जो भी चीज़ें है ना, ये हम इस वाली यूनिट में पढ़ने वाले, पास्ट से लेके फ्यूचर तक। ठीक है, और इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, थोड़े देश के बारे में। पहले जब इसका पुराना सिलेबस था तो उसमें देश के बारे में था, आप पॉलिटी वगैरह सब कुछ पढ़ते थे। ठीक है, अभी इसको यूनिवर्सिटी तक ही सीमित कर दिया है कि यूनिवर्सिटी में जो डीन करता है वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, वाइस चांसलर होता है उसका क्या काम है, जो हमारे वीसी है उनका क्या काम है, रजिस्ट्रार जो सर है उनका क्या काम है, ये चीज़ें बांटती है। आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या क्या सिस्टम है। एक दूसरा एक होता है ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म, कि अगर आपको कोई समस्या आ रखी है तो आप कैसे क्या करोगे। ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलेगी, इस वाली यूनिट से पता चलेगी। तो ये ना लास्ट स्लाइड थी हमारी, ये पूरा सिलेबस हो गया है कवर। ये मोटा मोटा एक जस्ट ये होता है ओवरव्यू बताया है। इसके ऊपर अगर आप जस्ट यही मान लो एक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर घुस जाओगे ना, तो मैं आपको 2 घंटे भी लेक्चर दे सकता हूँ कि डीएन का ये काम होता है। एक डीएन नहीं होता, 4 डीएन होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, प्रोक्टर भी होता है हमारे। फिर अपनी ये कई सारी कमेटी होने वाली, आप कितना ही घुस जाओ उतना ही कम है। बट अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, ओवरव्यू आई थिंक इतना ही काफ़ी है। इसमें आपको जो पॉजिटिव लेके जाना है ना, पॉजिटिव क्या लेके जाना है, भैया सारी की सारी यूनिट टैकेबल है। सारी की सारी आप ये मान के मत चलो कि 50 क्वेश्चन है तो 50 हो ही जाएंगे। 50 तुम, सच्चाई बताऊं अगर मैं भी देने लगूं मेरे से भी नहीं होने वाले। बट मेक श्योर कि आप 45 तो एटलीस्ट कर दो। ठीक है, 45 कर सकते हो। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एटलीस्ट 20% जो आपकी टोटल प्रिपरेशन है उसके 20% तो टाइम स्पेंड इस पे कर दो। है आपके 45 नंबर भी अगर आपने कर लिया, 90 हो गए। 90 आप ये मान लो अगर 90 इस पेपर में आ गए, टोटल क्लियर करने के लिए लगभग आपको 200 नंबर चाहिए, तो आपको 110 ही नंबर तो चाहिए होंगे, वहाँ पे भी 50% है। यहाँ पे अगर आप 90 नहीं ले पा रहे तो भाई 40 नंबर तो मत लो, 60 ही ले लो, 70 ही ले लो। और 70 और 80 नंबर तक मैं ना बहुत ईजी मानता हूँ कि आप आराम से ले सकते हो। अगर आप 20% टाइम आपने अपनी प्रिपरेशन का, अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपने 20% टाइम इस पे दे दिया ना, तो ट्रस्ट में 70-80 नंबर कहीं नहीं गए। दिक्कत क्या होती है कि आप अपना सीरियस प्रिपरेशन नहीं करते। मेरे कई सारे कलीग हैं जिन्होंने पेपर वन में 50-50 नंबर लिए हैं, बट उनका जेआरएफ निकला है। जेआरएफ निकला है कि उनका जो पेपर टू था ना, उसमें इतनी कमांड थी, उन्होंने 170-70 भी लिए हैं, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे। ठीक है, तो आप भी हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बनो कि आपके 6 महीने 1 साल रिस्क पे लग जाए। कभी भी रिस्क टेकर मत बनो। रिस्क लेना है उसमें तो कोई डाउट नहीं है, रिस्क एलिमिनेट करके रिस्क टेकर बनो। जो भी अच्छे इंसान होते हैं ना, समझदार इंसान होते हैं, वो कभी ऐसा नहीं होता कि आंख बंद करके कूद गए। वो कूदेंगे जरूर, बट वो मेक श्योर करेंगे कि नीचे गद्दा लगा लें। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि नीचे गद्दा लगा लेना है, पेपर वन कर लेना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करना। कोई भी अगर आपको सजेशन है, कोई भी अगर आपको क्वेरीज वगैरह है, तो आप आपके लिए कमेंट बॉक्स है ही। तो थैंक यू वेरी मच।